हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 20 जुलाई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर है और आपके पेपर का नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये आपकी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है, यानी कि महा मैराथन। इसमें मैं आपके सिलेबस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब कवर करा दूंगी। जितने भी आपके पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है जिन क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सब मैं आपको करा दूंगी। इसका एक पार्ट मैंने पहले अपलोड किया था, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने अति लघु क्वेश्चन कराए थे। उस वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और आप ये दोनों वीडियो देख के ज़रूर जाइएगा। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जीडीपी क्या है। आंसर, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका अर्थ है किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। इसमें देश के अंदर कार्य करने वाले सभी व्यक्ति और संस्थाएं शामिल होती हैं, चाहे वे देश के नागरिक हो या विदेशी। जीडीपी किसी देश की आर्थिक प्रगति को मापने का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अंतिम वस्तुओं का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु जब किसी कस्टमर को मिलती है, तो जो कस्टमर को जिस मूल्य में मिल रही है, जिस प्राइस में मिल रही है, वही जो मूल्य है उसका वो देखा जाता है। अब ऐसा नहीं कि अगर किसी ने कपड़े खरीदे तो पहले किसान से जो कपास लिया गया उसके रुपए जोड़े जाएंगे, फिर वो जो फैक्ट्री में गया उसको रुपए जोड़े जाएंगे। इन सब के रुपए नहीं जोड़े जाते, सिर्फ अंतिम जो उसका रुपया है, यानी कि जो कस्टमर को जिस दाम में मिल रहा है वो रुपए इसमें जोड़े जाते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है। आंसर, राष्ट्रीय आय वह कुल आय है जो किसी देश के नागरिक एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके प्राप्त करते हैं। इसमें आपका मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ जैसी सभी आय शामिल होती हैं। राष्ट्रीय आय से किसी देश की आर्थिक स्थिति और विकास का पता चलता है। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो इसका अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है और लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को चाहे वो पेंशन मिले, चाहे वो किसी को तनख्वाह मिल रही हो, अगर किसी व्यक्ति का मकान किराए में उठाए, उसको महीने में 20,000 रुपये किराया मिल रहा है, तो ये सब रुपए आपके राष्ट्रीय आय में जोड़े जाते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, फिलिप्स कर्व की व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए, फिलिप्स कर्व आपका महंगाई और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका प्रतिपादन अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने किया था। अब फिलिप्स कर्व की जो मुख्य बातें वो देख लीजिए। फिलिप्स कर्व आपका कहता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो रोजगार भी बढ़ता है और बेरोजगारी आपकी घट जाती है, लेकिन जब महंगाई कम होती है तो आपके रोजगार भी कम हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब आप इसको एक सरल एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे किसी देश में आपकी 1,000 जनसंख्या है और वो 1,000 जनसंख्या है और उस देश में सिर्फ 500 फ़ोन है। अब इन 1,000 में दो कंडीशन बनेंगी। एक तो कंडीशन बनेगी जब आपके 1,000 के 1,000 लोग फ़ोन खरीदने चले जाएं, लेकिन मार्केट में सिर्फ फ़ोन आपके कितने, 500। तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी इसके दाम बढ़ा देगी। इन जो 500 फ़ोन पहले 2,000 में मिलते थे उसके दाम बढ़ा के वो 3,000 कर देगी। फिर वो अपनी जो कर्मचारी है उनसे कहेगी कि ज़्यादा फ़ोन बनाओ। तो कर्मचारी क्या कहेंगे, हम कम लोग हैं, हम ज़्यादा फ़ोन नहीं बना सकते। तो कंपनी क्या करेगी, नए लोगों की भर्ती करेगी। इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। तो देखिए आपकी जो पहली कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है, महंगाई भी बढ़ गई और रोजगार भी मिल गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन समझिए, 1,000 लोग हैं और इनमें सिर्फ 100 लोग ही फ़ोन खरीदने गए। मार्केट में आपका क्या है, 500 फ़ोन है। लोग कहेंगे फ़ोन तो हमारे ख़राब हो जाएंगे, भाई हमारे पास तो 500 फ़ोन है और बिक कितने रहे हैं, सिर्फ 100। तो कंपनी क्या करेंगी, जो फ़ोन है उनके दाम कम कर देगी। अगर 3,000 का फ़ोन है तो उसका क्या करेगी, 1,000। और जब नए फ़ोन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 100 लोग ही फ़ोन खरीद रहे हैं, तो जो उनके कर्मचारी हैं उनको वो बाहर निकालेगी। तो दूसरी कंडीशन भी आपकी फुलफ़िल हो गई कि महंगाई कम हुई और बेरोजगारी आपकी बढ़ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, महंगाई के प्रभाव लिखिए। आंसर, महंगाई वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति का मतलब क्या होता है, विक्रय माने क्या होता है, बेचना, और क्रय माने खरीदना। जब महंगाई ज़्यादा होती है तो लोग खरीदारी कम करते हैं, यानी कि जो क्रय शक्ति है वो आपकी घट जाती है। अर्थात पहले जितने पैसे में अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती थी, अब उतने ही पैसे में कम वस्तुएं मिलती हैं।
उदाहरण के लिए आप समझिए, यदि पहले 100 रुपये में आपकी 5 किलो चीनी मिलती थी तो अब केवल 4 किलो मिलती है। तो ये महंगाई का आपका प्रभाव है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण समस्या है। अब आप महंगाई के सकारात्मक प्रभाव देखिए। महंगाई बढ़ने से आपका उत्पादन बढ़ सकता है और उद्योगों को लाभ मिलता है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव देखिए। गरीब और मध्यम वर्ग पर अधिक बोझ पड़ता है, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, बचत का जो वास्तविक मूल्य होता है वो आपका कम हो जाता है और निश्चित आय जो वाले लोग होते हैं उनको बहुत इसमें दिक्कत होती है। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं, इसी में आपका अगला पॉइंट है नकारात्मक प्रभाव का। आर्थिक असमानता बढ़ जाती है और जीवन यापन आपका महंगा हो जाता है। इसलिए बहुत अधिक महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक मानी जाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। इसका आंसर देखिए। मौद्रिक नीति वह नीति है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक लागू करता है। इसके द्वारा मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। आरबीआई रेपो रेट, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात जिसे सीआरआर कहते हैं, जैसे साधनों का उपयोग करता है मौद्रिक नीति में। अब आप मौद्रिक नीति के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो देखिए। इसका जो आपका पहला उद्देश्य है वो है महंगाई पर नियंत्रण, दूसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तीसरा है रोजगार बढ़ाना, चौथा है आपका मूल्य स्थिरता बनाए रखना और पांचवा है बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना, छठा है आपका वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुद्रा क्या है। आंसर देखिए। मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए सभी लोग स्वीकार करते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में कागजी नोट, सिक्के, बैंक जमा मुद्रा के प्रमुख रूप हैं। फिर आपका इसमें आगे है, मुद्रा का उपयोग विनिमय, मूल्य मापन, बचत तथा भविष्य के भुगतान के लिए किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं महत्व बताइए। इसका आंसर देखिए। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय से है। इसमें उत्पादन के सभी साधन, आपके भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, सभी से जो आपको आय मिलती है वो सभी इसमें शामिल होती है। इसका मतलब ये है कि एक जैसे भारत में 1000 लोग हैं तो प्रत्येक नागरिक की जो एक वर्ष की आय होती है वो इसमें जोड़ी जाती है। चाहे वो आपको अपने जो गांव है उसकी ज़मीन से मिल रहे हो, चाहे आपको किसी मकान का किराया मिल रहा हो, या आपको तनख्वाह मिल रही हो, या आपने बैंक में रुपए जमा करे उसका ब्याज मिल रहा हो, यानी कि कुल आय आपकी इसमें जोड़ी जाती है। अब आपका राष्ट्रीय आय का महत्व देख लीजिए क्या है। इसमें आपका पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय आय से आपकी किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, आर्थिक विकास की गति मापी जाती है, प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है, सरकार को योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है, गरीबी और बेरोजगारी का आकलन किया जाता है और छठा पॉइंट है आपका, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की आपस में तुलना की जाती है और सातवां है, निवेश और विकास संबंधी निर्णय लेने में राष्ट्रीय आय बहुत सहायता करती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण सूचक है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गुणक आपका क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आंसर, गुणक वह प्रक्रिया है जिसमें प्रारंभिक निवेश में थोड़ी सी वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे सरकार ने सड़क निर्माण किया तो सरकार इसमें कितने रुपए खर्च करेगी, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। 1000 रुपये उसने खर्च करे, थोड़े से रुपए खर्च किए, लेकिन उससे क्या होगा, मजदूरों को आय मिलेगी। कैसे भाई, सड़क बन रही है तो सड़क को एक आदमी तो बनाता नहीं है, लगभग 100 लोग 50 लोग मिलकर बनाते हैं। अब उन 50 लोगों को अगर दिन के 700 रुपये भी मिले तो कितने सारे रुपए मिल गए। फिर उस रुपए से वो वस्तुएं खरीदेंगे जिससे फिर अन्य लोगों की आय बढ़ेगी। भाई अगर वो किसी दुकान में कपड़े खरीदने गए तो उस दुकानदार का प्रॉफिट हुआ, फिर उन्होंने क्या खरीदे, सोचा आज हम पनीर खाएंगे तो पनीर खरीदने वाले का प्रॉफिट हुआ। तो सरकार ने सिर्फ 1000 रुपये सड़क के निर्माण में खर्च किए, लेकिन उससे कितने लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। तो यही आपका गुणक है कि गुणक वह प्रक्रिया है जिसमें प्रारंभिक निवेश में थोड़ी सी वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि सरकार सड़क निर्माण में खर्च करती है तो मजदूरों को आय मिलती है, वह उस आय से वस्तुएं खरीदते हैं जिससे अन्य लोगों की आय भी बढ़ती है। इस प्रकार प्रारंभिक खर्च का प्रभाव कई गुना हो जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण मांग की व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत जेएम कीन्स ने दिया था।
प्रभावपूर्ण मांग से आशय उस कुल मांग से है जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार का स्तर निर्धारित होता है। ये दो तत्वों से मिलकर बनती है। पहला है आपका समग्र मांग और दूसरा है आपका समग्र पूर्ति, यानी कि डिमांड और सप्लाई। इसी से मिलकर आपका बनता है प्रभावपूर्ण मांग। इसमें अब आप आगे देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो जाती है तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रभावपूर्ण मांग। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है। प्रभावपूर्ण मांग में आपके दो तत्व होते हैं, पहला आपका मांग यानी डिमांड, दूसरा आपकी पूर्ति और सप्लाई। इसका मतलब ये कि जब आपकी कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो जाती है तो उस बिंदु को आपका प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। इसी बिंदु पर आपका उत्पादन और रोजगार का संतुलन निर्धारित होता है। कीन्स के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण प्रभावपूर्ण मांग की कमी है। यदि सरकार मांग बढ़ाने के लिए खर्च बढ़ाती है तो उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसे एपीसी कहते हैं और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे एमपीसी कहते हैं, दोनों आपके उपभोग से संबंधित अवधारणाएं हैं। सबसे पहले आप देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एपीसी। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात होती है, जो दर्शाती है कि आय का कितना हिस्सा आपका उपभोग में खर्च हुआ है। यानी कि जैसे आप 1000 रुपये कमाते हैं तो 1000 रुपये में आप कितने रुपए जो है वो खर्च कर देते हैं, ये इसका मतलब हुआ। जैसे कि आपने 1000 में 100 रुपये के कपड़े खरीद लिए, 100 रुपये आपने अपने खाने पीने में खर्च कर दिए, तो उपभोग कितना हुआ आपका 200। तो यही आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी है। ये आपकी बताती है कि आय का कितना हिस्सा आप उपभोग में खर्च कर रहे हैं। एपीसी का सूत्र क्या होता है? कुल उपभोग बटे कुल आय। फिर आपका इसमें आगे है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन को ये बताता है, जो बताती है कि अतिरिक्त आय का कितना भाग खर्च किया गया है। जैसे कि पहले आपकी जो आय थी वो 1000 थी, 1000 में आप 200 रुपये खर्च कर रहे थे। अब आपकी जो आय है वो 1000 से बढ़ के 2000 रुपये हो गई है। तो जो आपका ये एमपीसी है ये बताता है कि आप 2000 में अब कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी कि 200 तो आप पहले खर्च कर रहे थे, अब कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जैसे कि अब आप 400 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो एमपीसी क्या हुआ आपका 200 रुपये, क्योंकि आप 200 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अब आप एमपीसी का सूत्र देख लीजिए, उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। अब आप देखिए कि एमपीसी और एपीसी में अंतर क्या है। तो एपीसी आपका कुल आय और कुल उपभोग पर आधारित होती है, जबकि एमपीसी आपका आय और उपभोग में परिवर्तन पर आधारित होती है। सेकंड अंतर है इसका, एमपीसी आपका औसत व्यवहार बताती है, जबकि एमपीसी आपका अतिरिक्त आय का व्यवहार बताती है। थर्ड है आपका एपीसी का संबंध पूरी आय से होता है, जबकि एमपीसी का संबंध जो आय में आपकी वृद्धि हो रही है उससे होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको एपीसी और एमपीसी अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र निवेश और प्रेरित निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, स्वतंत्र निवेश जो आपका होता है वो राष्ट्रीय आय और लाभ से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जो आपका प्रेरित निवेश है वो आपकी आय, लाभ, इस सब से वो घटता बढ़ता है, यानी कि वो प्रभावित होता है। आप देखिए आप लिखेंगे कैसे, स्वतंत्र निवेश वह निवेश है जो राष्ट्रीय आय और लाभ से प्रभावित नहीं होता है, और प्रेरित निवेश आपका वह निवेश है जो आय, उत्पादन और लाभ के स्तर के अनुसार बढ़ता है और घटता है। अब आप दोनों में अंतर देख लीजिए कि कैसे लिखेंगे। स्वतंत्र निवेश आपका आय पर निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रेरित निवेश आपका आय पर निर्भर करता है। इसमें फिर आपका अगला पॉइंट है, स्वतंत्र निवेश आपका स्थिर माना जाता है, जबकि जो आपका प्रेरित निवेश है वो बदलता रहता है। थर्ड पॉइंट है आपका इसमें अंतर का, स्वतंत्र निवेश का मुख्य उद्देश्य आपका जन कल्याण और बुनियादी ढांचे का विकास करना होता है, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। किसका? प्रेरित निवेश का। चौथा पॉइंट है आपका, स्वतंत्र निवेश मुख्य रूप से सरकार द्वारा किया जाता है, और सरकार हमेशा जन कल्याण और बुनियादी ढांचे का विकास ही करती है। जैसे आपका पुल का निर्माण हो गया और आपकी सड़क बना रही है, ये सब आपका क्या हुआ? सरकार द्वारा जो काम किया गया। जबकि आपका जो प्रेरित निवेश है वो पर्टिकुलर निजी उद्यमी, यानी कि जैसे आपके अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ये सब आपके किस में आएंगे? प्रेरित निवेश में, इनके द्वारा किया जाता है। फिर आपका इसमें पांचवा पॉइंट हो गया, सरकारी परियोजनाएं, जैसे आपके सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल और बांध, इन सब का जो निर्माण है वो किसके उदाहरण है? स्वतंत्र निवेश के। जबकि जो आपका छठा पॉइंट है, फैक्ट्री में आपका उत्पादन बढ़ना, नई तकनीकी और मशीनें लगाना, ये सब आपके किसका एग्जाम्पल है? प्रेरित निवेश के।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निरपेक्ष आय परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए, निरपेक्ष आय परिकल्पना का सिद्धांत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेएम कीन्स ने दिया था। जो आपका निरपेक्ष आय परिकल्पना है वो आपका ये कहता है कि किसी व्यक्ति की आय जितनी होगी वो उतना ही खर्च करेगा। जैसे किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपये है तो वो 800 रुपये ही खर्च करेगा। अगर किसी की 10,000 है तो वो 8,000 खर्च कर सकता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का उपभोग उसकी वर्तमान आय पर निर्भर करता है, अर्थात किसी व्यक्ति की आय जितनी होगी वह उसी के अनुसार खर्च करेगा। अब आप एक बार इसको सरल शब्दों में और देख लीजिए। आय बढ़ेगी तो आपका उपभोग बढ़ेगा, यानी कि खर्च बढ़ेगा, लेकिन उपभोग में जो आपकी वृद्धि होती है वो आय की तुलना में कम होती है। इसका मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति की आय पहले 8,000 रुपये थी और वो खर्च कितना कर रहा था, 5,000, अब उसकी जो आय है वो हो गई 16,000। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10,000 खर्च करने लगेगा, भाई वो थोड़ा अपना बढ़ा लेगा, वो 7,000 खर्च करेगा। तो इसका यही मतलब है कि अगर आपकी आय तो बढ़ गई, लेकिन आय बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि उपभोग भी उतना बढ़ जाए। उपभोग में आपकी वृद्धि होगी लेकिन आय की तुलना में वो कम होगा। फिर आपका इसका अगला एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि राम की जो मासिक आय है वो 10,000 है और वो अपनी आय में से खाना, कपड़ा, पढ़ाई आदि में खर्च कर देता है 8,000 रुपये। बचत कितनी करता है, 2,000 की। अब उसकी आय बढ़कर हो गई है 15,000, लेकिन 15,000 आय बढ़ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना खर्च बहुत ज़्यादा कर देगा, भाई वो थोड़ा बढ़ा लेगा और खर्च करने लगेगा 11,000 रुपये। अब उसकी बचत कितनी होगी, 4,000। तो इसका मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि अगर आय बढ़ेगी तो व्यक्ति अपनी जो उपभोग है, खर्च है, वो आय के बराबर कर ले, बढ़ाएगा, लेकिन आय से उसका जो उपभोग है, खर्च है, वो कम होगा। अब आप इसका निष्कर्ष देख लीजिए कि क्या निकला। मैं आपको फिर से एक बार जो एग्जाम्पल है उसका शॉर्ट फॉर्म में निष्कर्ष से बता देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले कितनी आय थी राम की, 10,000। वो 10,000 से कितनी बढ़ी, 15,000 हो गई। तो कितनी बढ़ रही है, 5,000। वो पहले खर्च कितना करता था, 8,000। 8,000 से कितना उसका जो बढ़ा खर्च, वो हो गया आपका 11,000। तो कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 3,000। आय बढ़ी है आपकी 5,000, लेकिन उपभोग आपका 3,000 बढ़ रहा है। तो यही आपकी निरपेक्ष आय परिकल्पना है कि आय बढ़ती है, उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग आय की तुलना में कम होता है, और जो बाकी की जो आपकी आय बढ़ती है वो आपकी बचत में चली जाती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप देख लीजिए कि कीन्स ने जो ये आपका निरपेक्ष आय परिकल्पना बताया उसकी मुख्य बातें क्या हैं। जो आपकी पहले नंबर का पॉइंट है वो है, उपभोग वर्तमान आय पर निर्भर करता है। यदि आपकी आय अधिक है तो व्यक्ति अधिक खर्च करेगा। सेकंड पॉइंट है, आय बढ़ने पे आपका उपभोग बढ़ता है, लेकिन उपभोग आपका उतना नहीं बढ़ता जितनी आय बढ़ती है। थर्ड इसका जो निष्कर्ष है वो है, आय बढ़ने पर आपकी बचत बढ़ती है, क्योंकि अतिरिक्त आय का कुछ भाग जो है वो आपका बचत में चला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप एक बार इसकी फाइनल डेफिनेशन देख लीजिए कि आप निरपेक्ष आय में डेफिनेशन लिखेंगे क्या। निरपेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन अर्थशास्त्री जेएम कीन्स ने किया था। इसके अनुसार उपभोग व्यक्ति की वर्तमान आय पर निर्भर करता है। जब आय बढ़ती है तो आपका उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन आय की तुलना में उपभोग में वृद्धि कम होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र की विवेचना कीजिए। आंसर देखिए, फिलिप्स वक्र का सिद्धांत ब्रिटिश अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने दिया था। फिलिप्स वक्र आपका महंगाई और बेरोजगारी के बीच संबंध को बताता है। ये बताता है कि जब आपकी महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी आपकी कम हो जाती है, लेकिन जब महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी आपकी बढ़ जाती है। यानी कि दोनों के बीच इन्होंने विपरीत संबंध यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप इन्होंने बताया है। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं आपको जो एग्जाम्पल दूंगी उसके थ्रू आपको फिलिप्स वक्र बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि महंगाई जब बढ़ती है तो बेरोजगारी कम क्यों होती है, और जब महंगाई कम हो जाती है तो बेरोजगारी बढ़ क्यों जाती है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए। सबसे पहले मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आप सबसे पहले तो ये समझिए कि जो फिलिप्स वक्र है उसकी दो स्थिति हैं। पहली स्थिति आपकी ये है कि महंगाई कम तो बेरोजगारी आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी ये है कि महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ पहले वो ये समझा रही हूँ कि महंगाई कम बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आप इसको समझिए। माना किसी देश की जो जनसंख्या है वो 1,000 है और मार्केट में फ़ोन आपके कितने, 500। सिर्फ 100 लोग हैं जो फ़ोन खरीदेंगे। आप समझिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अभी इसका मतलब क्या है, किसी देश में लोगों की मांग कम है, यानी कि लोग कम सामान खरीद रहे हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, दुकानदार सोचेंगे मेरे जो 400 फ़ोन है वो तो ख़राब हो जाएंगे। जो कंपनियां हैं वो दुकानदार को फ़ोन देने आएंगी कि भैया लो और फ़ोन लो हमसे। तो दुकानदार क्या कहेंगे, अब हमें फ़ोन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे फ़ोन बिक नहीं रहे हैं।
कंपनियां सोचेंगी अब यार मेरे पास तो इतने कर्मचारी हैं, इनका क्या करें, तो वो अपने आधे कर्मचारी बाहर निकाल देंगी। तो कर्मचारी पूछेंगे क्यों निकाल रहे हो, तो कंपनी कहेंगी जब लोग सामान खरीद नहीं रहे, फ़ोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम तुमको तनख्वाह क्यों दें, इसलिए वो कर्मचारी को बाहर कर देंगी। इसका प्रभाव क्या पड़ा, कंपनियां कम कर्मचारी रखेंगी, बाकी के कर्मचारियों को बाहर निकाल देंगी, जिससे बेरोजगारी आपकी बढ़ जाएगी। अब आप सोचिए महंगाई कम कैसे होगी। दुकानदार के पास जो 400 फ़ोन है वो सोचेंगे मेरे फ़ोन तो ख़राब हो जाएंगे, हम इनके दाम कम कर देते हैं, जिससे कि जो बाकी के 900 लोग हैं शायद उनमें कोई फ़ोन खरीदने आ जाए। पहले इनका फ़ोन था 3000 का, वो 2000 का कर देते हैं। अब आप समझिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, महंगाई भी कम हो गई और बेरोजगारी भी आपकी बढ़ गई। तो दोस्तों आपकी पहली स्थिति ये क्लियर हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि जब आपकी महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी आपकी अधिक हो जाती है। अब मैं आपको इसकी दूसरी स्थिति समझाती हूँ कि जब आपकी महंगाई ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी कम कैसे हो जाती है। अब आप उसको समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि 1000 लोग हैं और 500 फ़ोन है, लेकिन खरीद सिर्फ 100 लोग रहे हैं। अब ये 100 लोग खरीद रहे हैं, बाकी 900 नहीं खरीद रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। 900 लोग जो हैं उनके पास आमदनी कम होगी। अब आप उसका मतलब समझिए। सरकार अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ाती है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार सड़कें बनवा रही है, पुल बनवा रही है, तो उसमें लोगों को नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी भाई, जब सड़क बन रही है तो कुछ 50-60 लोग मिलकर सड़क बनाएंगे ना। अब उनको दिन की आमदनी बढ़ गई, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को मानना सड़क बनाने में रोज़ 1000 रुपये मिल रहे हैं। अब उनको 1000 रुपये मिलने लगे तो वो उनका अब खर्च करेंगे। कैसे खर्च करेंगे, वो जाएंगे मार्केट में फ़ोन खरीदने। अब आप ये समझिए कि 500 फ़ोन है, मार्केट में माना फ़ोन खरीदने पहुंच गए 700 लोग। तो अब दुकानदार सोचेगा मेरे पास फ़ोन तो कम है और लोग ज़्यादा आ गए हैं, तो वो फ़ोनों की कीमत बढ़ा देगा अधिक लाभ कमाने के लिए। तो फ़ोनों की कीमत बढ़ाएगा तो सबसे पहले क्या हुआ, आपकी महंगाई बढ़ गई। महंगाई आपकी बढ़ गई क्यों, क्योंकि उसने फ़ोन के दाम बढ़ा दिए। फिर वो कंपनियों को फ़ोन करेगा कि भाई हमें फ़ोन ज़्यादा चाहिए, मेरे पास 700 लोग आ गए हैं, फ़ोन मेरे पास 500 ही हैं, आप 200 फ़ोन ज़्यादा दीजिए। कंपनियों ने तो अपने कर्मचारी बाहर निकाल दिए थे, वो फिर से कर्मचारियों को फ़ोन करेंगे कि भाई आओ हमें फ़ोन बनवाने हैं। तो इससे क्या हुआ, नए कर्मचारियों को फिर से नौकरी मिली। महंगाई भी बढ़ गई आपकी, लेकिन आपकी जो बेरोजगारी है वो कम हो गई। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्थिति भी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, लोगों की आय बढ़ी तो लोग सामान खरीदने चले गए, कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ा देंगी, उनके पास कर्मचारी कम है इसलिए वो नए कर्मचारियों को नौकरी पे रख लेंगी। इस स्थिति में आपका कंक्लूजन क्या होता है, रोजगार भी बढ़ गया आपका, बेरोजगारी आपकी घटी, लेकिन वस्तुओं की कीमत इसमें आपकी बढ़ सकती है। यही आपका फिलिप्स वक्र है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसमें आगे देखिए, फिलिप्स वक्र का महत्व क्या है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो फिलिप्स वक्र की मदद से सरकार आर्थिक नीति बनाती है, यानी कि फिलिप्स वक्र आपका आर्थिक नीति बनाने में सहायता करता है। इससे आपका महंगाई और रोजगार के बीच संबंध समझने में मदद मिलती है। सरकार ये निर्णय ले सकती है कि उसे रोजगार बढ़ाना है या महंगाई को नियंत्रित करना है। अब आपका इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र। जो फिलिप्स वक्र है इसके लिए बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसका एनालिसिस किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो फिलिप्स वक्र है वो कम समय के लिए होता है, अल्पकाल के लिए। ऐसा नहीं होता कि हमेशा के लिए ये इनका फिक्स हो जाए कि 1000 दिन तक इनका ये चलता रहे कि महंगाई बढ़ रही है तो रोज़गार कम हो रहा है, रोज़गार बढ़ रहा है तो महंगाई कम हो रही है। उन्होंने कहा इनकी ये बात सही है लेकिन कम समय के लिए। दीर्घकाल में इनका जो फिलिप्स वक्र है वो फेल हो जाता है। आप इसको आगे पढ़िए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार दीर्घकाल में महंगाई और बेरोजगारी के बीच ये संबंध स्थायी नहीं रहता। लंबे समय में अर्थव्यवस्था प्राकृतिक बेरोजगारी दर पे पहुंच जाती है, यानी कि उसका जो मन होता है वो करती है बेरोजगारी, फिर उसका महंगाई से कोई संबंध नहीं होता। ये आधुनिक जो अर्थशास्त्री उन्होंने ये कहा है। अब आप देखिए कि फाइनल पेपर में लिखेंगे क्या, अगर फिलिप्स वक्र आपके पास अति लघु में आ जाए। आप लिखेंगे फिलिप्स वक्र आपका महंगाई और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसके अनुसार अल्पकाल में महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी आपकी घटती है। बार बार देखिए मैंने आंसर में आपको अल्पकाल ही लिखा है कि अल्पकाल में महंगाई बढ़ने पर आपकी बेरोजगारी घटती है और महंगाई घटने पर आपकी बेरोजगारी बढ़ती है। हालांकि दीर्घकाल में ये संबंध आपका स्थायी नहीं माना जाता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तथा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मुद्रास्फीति होता क्या है। दोस्तों देखिए अभी ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन भरोसा रख के सिर्फ 5 मिनट आप इसको समझ लीजिए और 1000% गारंटी दे रही हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि मुद्रास्फीति क्या है।
तो मान लीजिए पहले आप चावल खरीदने जाते थे, वो चावल आपको 20 रुपये मिलता था। फिर आप अगले दिन गए तो वो चावल आपको 25 रुपये मिला। फिर आप कुछ दिन बाद गए तो वो आपको 30 रुपये मिला। तो ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो लगातार वृद्धि होती है, इसी को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। यानी कि महंगाई को आपके दूसरे शब्दों में मुद्रास्फीति कहते हैं। अब जो ये आपकी मुद्रास्फीति है, इसके भी आपके दो कारणों से मुद्रास्फीति होती है। पहला आपका मांग बढ़ने के कारण, इसको क्या कहते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ये जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा है आपका उत्पादन लागत बढ़ने के कारण, इसको क्या कहते हैं? ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अब आप समझिए कि मांग प्रेरित और लागत प्रेरित में अंतर क्या है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि किसी दुकान में आपके 20 किलो चावल हैं, 20 किलो चावल है और उसके पास आदमी कितने पहुंच गए? 40 लोग पहुंच गए और 40 लोग कह रहे हैं कि हमें 1-1 किलो चावल दे दो। तो उसके पास 20 किलो चावल तो कम पड़ जाएंगे। तो वो सोचेगा कि हम चावल के दाम बढ़ा देते हैं, इससे मेरे चावल तो बिकेंगे ही और हमें लाभ हो जाएगा। तो पहले उसका जो चावल था वो था 25 रुपये का, लेकिन लोग ज़्यादा आ गए तो वो चावल कर देगा अपना 35 रुपये का। तो उसने ये क्यों किया? क्योंकि उसके पास सामान कम था और लोग ज़्यादा थे, यानी कि मांग ज़्यादा हो गई। तो ये जो महंगाई होती है, यानी कि वस्तु की कीमत में जो ये वृद्धि हुई, इसे क्या कहा जाएगा? आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग के कारण आपकी महंगाई हुई है। अब आप समझिए कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है। अभी मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था कि 20 किलो चावल हैं। अब ये जो 20 किलो चावल है, ये लोगों के आने से प्रभावित नहीं होगा। ये प्रभावित इससे होगा कि माना जो 20 किलो चावल हैं, इनके दाम थे 25 रुपये और ये 2026 के आपके रेट हैं। लेकिन जब 2027 में दुकानदार सामान खरीदने जाता है तो इसको जो किसान है वो चावल देता है, खुद ही चावल देता है किसान इसको 25 रुपये का। तो इसको वहाँ से महंगा मिला, इसलिए ये जो आने वाले कस्टमर होंगे उनको ये देगा 35 रुपये का चावल। अब किसान ने ये चावल क्यों महंगा दिया? क्योंकि उसकी जो खाद है वो महंगी हो गई है, जो कीटाणुनाशक दवाइयाँ होती हैं वो महंगी हो गई हैं। तो जो किसान है उसकी लागत में वृद्धि हुई है, इसलिए दुकानदार को उसने चावल महंगा दिया है। तो ये जो महंगाई है आपकी क्या कहलाती है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी कि जो सामान है उसके उत्पादन में ज़्यादा रुपए लगे हैं, इसलिए सामान महंगा हुआ है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में क्या अंतर है। अब आप एक बार इसके एग्जाम्पल और डिफिनेशन फिर से देख लीजिए स्टार्टिंग से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है? जब किसी वस्तु की मांग उसकी उपलब्ध मात्रा से अधिक हो जाती है। मात्रा कितनी है? 50, लोग पहुंच गए 100, तो वस्तु की मांग जो है वो उपलब्ध मात्रा से अधिक हो गई, तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। सरल शब्दों में समझिए, जब खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं और सामान आपका कम हो तो कीमत बढ़ जाती है, तो इसको क्या कहेंगे? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब आप इसका एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए। मान लीजिए किसी शहर में 1000 लोग हैं, सभी लोग आपके नए फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन बाजार में केवल 500 फ़ोन ही उपलब्ध हैं। तो क्या होगा? मोबाइल की मांग भी बढ़ गई, मोबाइल आपके कम पड़ गए, तो दुकानदार क्या करेगा? कीमतें बढ़ा देगा। तो यही मांग आपकी क्या कहलाएगी? महंगाई। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके मुख्य कारण समझ लीजिए, पेपर में इसको शॉर्ट में बहुत पूछता है कि जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है इसके कारण क्या है। तो आंसर देखिए, लोगों की आय बढ़ गई है, इससे ज़्यादा लोग फ़ोन खरीदने पहुंच गए हैं। सरकार ने खर्च बढ़ा दिया है, इसका मतलब ये है कि सरकार सड़क बनाने में ज़्यादा रुपए खर्च कर रही है, पुल बनाने में ज़्यादा खर्च कर रही है, तो लोगों को काम मिल रहा है। और जब लोगों को काम मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा सामान खरीदने पहुँच जाएंगे, जिससे दुकानदार के पास मांग ज़्यादा होगी। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था ना कि 500 फ़ोन है या 20 किलो चावल है, लोग ज़्यादा चावल खरीदने पहुंच गए हैं। तो क्यों पहुंच गए? क्योंकि उनकी आय बढ़ गई है, इसलिए लोग ज़्यादा पहुंच गए और वस्तु की मांग कम हो गई है। अब इसमें आगे देखिए, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को समझिए एक बार डेफिनेशन के थ्रू। जब वस्तुओं के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तो उत्पादक क्या करता है? कीमतें बढ़ा देता है, तो इसे क्या कहते हैं? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो आप इसको सरल शब्दों में समझ लीजिए। जब सामान बनाने में खर्च ज़्यादा होता है तो सामान महंगा हो जाता है। भाई किसान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उसका डीजल महंगा हो गया, उसकी जो खाद है वो महंगी हो गई, या उसके कुछ भी कह दीजिए, किसान जो चीज़ बना रहा है वो सब उसकी ज़्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं, इसलिए उसने क्या किया? दुकानदार को चावल महंगा दिया, इसलिए दुकानदार ने चावल कस्टमर को ज़्यादा महंगा दिया। इसका मतलब क्या है? सामान बनाने में खर्च ज़्यादा हो गया है तो सामान आपका महंगा हो गया है। उदाहरण देख लीजिए,
मान लीजिए एक किसान गेहूँ पैदा करता है, जिसमें उसकी जो खाद की कीमत है वो पहले 500 रुपये थी, डीजल भी सस्ता था, मजदूरी भी कम थी, इसलिए उसने गेहूँ आपका सस्ता दे दिया दुकानदार को। लेकिन बाद में उसकी खाद महंगी हो गई है, डीजल भी महंगा हो गया है, मजदूरी भी बढ़ गई है, तो जो वो दुकानदार को चावल या गेहूँ देगा वो महंगा देगा। तो ये आपकी जो महंगाई है वो क्या कहलाएगी? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो आपकी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है उसके प्रमुख कारण देख लीजिए। पहला है आपका कच्चे माल की कीमत बढ़ना, दूसरा है आपका मजदूरी बढ़ना, तीसरा है आपका बिजली और ईंधन का महंगा होना, चौथा है आपका उत्पादन लागत में वृद्धि। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो ये पूछते हैं कि दोनों में अंतर बताइए, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इतने अच्छे से बता दिया है कि आप अंतर खुद लिख लेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो रिवीजन कर लीजिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। एक बार आप ये ट्रिक देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे लिखी है ट्रिक। इससे आपको याद रहेगा कि मांग पीड़ित और लागत पीड़ित है क्या। मांग पीड़ित जो आपकी मुद्रास्फीति है उसमें क्या होता है? मांग ज़्यादा, समाज कम, तो आपकी कीमत बढ़ गई। तो ये जो महंगाई हो इसे क्या कहेंगे? मांग पीड़ित मुद्रास्फीति। और लागत पीड़ित में क्या होता है? लागत ज़्यादा, यानी कि किसान की लागत ज़्यादा लग रही है तो उसने दुकानदार को सामान महंगा दिया, तो दुकानदार ने कस्टमर को महंगा दिया, तो ये महंगाई आपकी क्या कहलाएगी? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप एक बार देख लीजिए कि अगर आपके पेपर में पूछता है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तथा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में अंतर क्या है, तो अभी जो मैंने आपको ऊपर समझाया तो आप उसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि पेपर में लिखेंगे कैसे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप वहाँ हेडिंग डालेंगे पेपर में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और उसमें इतना लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, तो उसमें आप ये लिखेंगे। फिर नीचे छोटी सी हेडिंग लिख दीजिएगा मुख्य अंतर क्या है। इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। बाकी अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप वैसे भी लिख लेंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय मापने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, राष्ट्रीय आय मापने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है आपका आय विधि। इस विधि के अंतर्गत आपका एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा कमाए गए वेतन, किराया, ब्याज और लाभ सब जोड़ा जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति को आप उठा लें, माना कोई व्यक्ति रामू है, वो किसान है, तो उसकी ज़मीनों से जो लाभ होगा यानी कि जो उसके खेतों से सामान बिकेगा वो आय भी उसकी जोड़ी जाएगी। और रामू की जो दुकानें हैं वो शहर में है, तो दुकान से जो उसको किराया मिलेगा वो भी जोड़ा जाएगा। उसका बैंक में 1 लाख रुपए जमा है तो उसमें जो ब्याज मिलेगा वो भी उसकी आय में जोड़ा जाएगा। तो जो राष्ट्रीय आय होती है वो भारत के प्रत्येक नागरिक की जो कुल आय होती है उन सबको जोड़ के मापी जाती है। इसका एग्जाम्पल ये देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपकी जो दूसरी विधि है राष्ट्रीय आय की वो है व्यय विधि। अब आप इसमें समझिए कि क्या है। इस विधि में वस्तुओं और सेवाओं पे किए गए कुल खर्च को जोड़ा जाता है। देखिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कोई पूछे कि आपके पापा कितने रुपए कमाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 800 रुपये तो वो बचाते हैं, फिर 1200 रुपये वो मेरी फ़ीस देते हैं, 800 रुपये वो खाने में खर्च करते हैं, 200 रुपये का वो दूध खरीदते हैं। तो ये सब जोड़ के आप उनकी इनकम बताएंगे। उसी तरह राष्ट्रीय आय में भी होता है कि सरकार जितने रुपए कमाती है और जितनी खर्च करती है, जैसे उसने सड़क बनवाई, पुल बनवाया, तो इसमें जो रुपए खर्च हो रहे हैं वो भी उसकी राष्ट्रीय आय में जुड़ेंगे। जैसे जो विदेशों से सामान मंगाया जाता है तो हम लोग वहाँ रुपए देते हैं, जैसे पेट्रोल मंगाया तो हम लोग ने पेट्रोल के रुपए दिए, तो वो भी राष्ट्रीय आय में आपकी जुड़ते हैं। यानी कि वस्तुएं और सेवाओं में किए गए कुल खर्च भी आपका राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है और ये आपकी व्यय विधि के अंतर्गत आता है। उदाहरण देखिए, एक महीने में आपके द्वारा खाने पीने में जो खर्च किया जाता है, जो आप नया घर खरीदते हैं उसमें जो खर्च करते हैं, जो सरकार द्वारा पुल बनाया जाता है उसमें जो खर्च किया जाता है, वो सब आपका व्यय विधि में जोड़ा जाता है। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या होता है। राष्ट्रीय आय का सूत्र होता है उपभोग प्लस निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, ये सब आपके जुड़ के राष्ट्रीय आय बनते हैं। इन दोनों विधियों से देश की आर्थिक स्थिति और विकास का पता लगाया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विनियोग गुणक को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए, विनियोग गुणक जिसे सामान्यतः के से दर्शाया जाता है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है जिसका सिद्धांत जे.एम. कीन्स ने दिया था। विनियोग गुणक के ये बताता है कि निवेश में छोटी वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कितने गुना अधिक परिवर्तन होता है। मैंने अभी आपको ये ऊपर भी समझाया था एक बार। इसका सूत्र देख लीजिए क्या होता है, के बराबर 1/MPS।
SK आपका गुणक कहलाता है और MPS आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। अब आप इसको आगे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाता है तो इसके प्रभाव से आपके राष्ट्रीय आय में 500 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। तो 100 करोड़ से 500 करोड़ कितना बढ़ रहा है? 5 गुना। तो ये जो आपका 5 है यही आपका विनियोग गुणक कहलाता है। इसमें आपसे पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि गुणक आपका 5 है, निवेश आपका 100 रुपये किया गया है, तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी? तो आप आपस में गुणा कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 500 रुपये। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सिद्धांत आपका बताता है कि निवेश आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नाम मात्र आय एवं वास्तविक आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम मात्र आय आपकी क्या होती है? नाम मात्र आय वह आय है जिसे वर्तमान कीमतों पर मापा जाता है। सरल शब्दों में समझिए, जितने रुपए आपको मिल रहे हैं वो आपकी नाम मात्र आय कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मान लीजिए वर्ष 2025 में आपकी मासिक आय 20,000 रुपये थी और वर्ष 2026 में आपकी आय कितनी हो गई? 25,000। तो 2025 में आपकी जो नाम मात्र आय थी वो 20,000 कहलाएगी और 2026 में आपकी क्या कहलाएगी? 25,000। तो आपकी नाम मात्र आय कितनी हुई? 25,000 होगी, क्योंकि आपको वास्तव में 2026 में इतने रुपए मिल रहे हैं। यानी कि वर्तमान समय में जो आपको रुपए मिल रहे हैं वो आपकी नाम मात्र आय कहलाती है। फिर आप इसमें आगे देखिए कि वास्तविक आय क्या होती है। ऊपर मैंने अभी आपको नाम मात्र आय बताया था कि वर्तमान में जो आपको रुपए आपकी जेब में मिल रहे हैं वो आपकी नाम मात्र आय होती है। वास्तविक आय में देखिए आप क्या लिखेंगे? वास्तविक आय आपकी वह आय है जिसमें महंगाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है। फिर आपके आय की वास्तविक क्रय शक्ति को मापा जाता है कि जो आपको रुपए मिल रहे हैं आप उससे कितना सामान खरीद रहे हैं। जो आप सामान खरीद रहे हैं वही आपकी वास्तविक आय कहलाती है। सरल शब्दों में समझिए, आपकी आय से वास्तव में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं उसे हम लोग वास्तविक आय कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। मान लीजिए 2025 में आपकी आय 20,000 थी और 2025 में 1 किलो चावल आपका 50 रुपये में मिल रहा था, तो आप 20,000 में कुल कितना चावल खरीद लेंगे? 400 किलो चावल आपके पास आ जाएगा। फिर वर्ष 2026 में आपकी जो आय है वो 25,000 हो गई, लेकिन चावल भी आपका 2 गुना महंगा हो गया है, वो आपका 100 रुपये में हो गया है। तो अब आप चावल कितना खरीद पा रहे हैं? 250 किलो। तो जो आपकी खरीदने की पावर है वो कम हो गई। 2025 में वो ज़्यादा थी क्योंकि आप 400 किलो चावल खरीद रहे थे, लेकिन वर्ष 2026 में आप 250 किलो ही चावल खरीद पा रहे हैं। वास्तविक आय में उनको महंगाई से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ आपका डेटा देखते हैं। वो ये देखते हैं कि 2025 में आप 400 किलो चावल खरीद पा रहे थे और वर्ष 2026 में आप सिर्फ 250 किलो चावल खरीद पा रहे हैं। यानी कि जो आपकी खरीदने की क्षमता थी वो कम हो गई। उनको महंगाई से इसमें कोई मतलब नहीं होता वास्तविक आय को, सिर्फ वो आपकी खरीदने की क्षमता को देखते हैं। और वर्ष 2026 में आपकी जो वास्तविक आय है वो घट गई है, क्योंकि आप चावल उसमें 240 किलो ही खरीद पा रहे हैं। अब आप इसको समझिए, अर्थात आपकी जो नाम मात्र आय वो तो बढ़ गई है, यानी कि जो आपकी नाम मात्र आय थी आपकी जेब में रुपए तो ज़्यादा हो गया है 25,000, लेकिन आपकी जो वास्तविक आय है वो घट गई है। क्यों? क्योंकि आप सामान कम खरीद पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि नाम मात्र आय और वास्तविक आय क्या है। अब आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, पेपर में बहुत पूछा जाता है। जो आपकी नाम मात्र आय है वो वर्तमान कीमतों पर मापी जाती है, लेकिन आपकी जो वास्तविक आय है वो कीमतों के परिवर्तन को ध्यान में रखकर मापी जाती है। फिर आपका इसमें सेकंड पॉइंट है नाम मात्र आय में, इसमें महंगाई का प्रभाव शामिल होता है, लेकिन जो आपकी वास्तविक आय है उसमें महंगाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है। फिर आपका इसमें थर्ड पॉइंट है नाम मात्र आय में, ये केवल रुपए की मात्रा को बताता है, लेकिन जो आपकी वास्तविक आय है वो आपकी क्रय शक्ति को बताता है, यानी कि आप कितना सामान खरीद पा रहे हैं ये आपका वास्तविक क्रय में बताया जाता है। अब आप इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। नाम मात्र का एग्जाम्पल क्या है कि आपका वेतन 25,000 है, लेकिन आपका जो वास्तविक आय है उसमें क्या देखा जाएगा कि 25,000 में आप कितनी चीज़ें खरीद पा रहे हैं, यह आपका वास्तविक आय है। अब इसको ट्रिक देख लीजिए याद करने की। नाम मात्र आय में आपकी जेब में कितने रुपए हैं ये देखा जाता है, और वास्तविक आय में आपका देखा जाता है कि उन रुपयों से आप कितना सामान खरीद पा रहे हैं। नाम मात्र आय आपके नोट कितने ये बताती है, और वास्तविक आय आपका बताती है कि उन नोटों से आप कितना सामान खरीद रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आंसर,
प्रभावपूर्ण मांग आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेएम कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में प्रतिपादित किया है। यह उस बिंदु को दर्शाती है जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है। इस स्थिति में उत्पादक जितना उत्पादन करना चाहते हैं उतनी ही वस्तुओं की मांग होती है, यानी कि जो मांग है और पूर्ति है यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती है। किसमें? प्रभावपूर्ण मांग में। फिर आपका इसमें आगे है, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार का स्तर इसी प्रभावपूर्ण मांग द्वारा तय होता है। यदि यह मांग कम होगी तो उत्पादन आपका गिरेगा और बेरोजगारी आपकी बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें आप देखिए क्या लिखेंगे, इसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि में आपका पूरी भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में दूसरा पॉइंट है आपका, इसमें आपका व्यक्ति, परिवार, फर्म और उद्योग का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका, ये वस्तु की कीमत, एक फर्म या किसी विशेष उद्योग आदि का अध्ययन करता है। एग्जाम्पल समझिए, किसी एक वस्तु की जो कीमत है वो किस में आपकी पढ़ी जाएगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब आपकी हेडिंग है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि आपके पेपर में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछा गया है। तो आप समष्टि अर्थशास्त्र में क्या लिखेंगे, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका, इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, महंगाई और आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता था? किसी व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग का। लेकिन आपका समष्टि में संपूर्ण देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, उसमें जो रोजगार के मुद्दे हैं, महंगाई, आर्थिक विकास, इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें आपकी अर्थव्यवस्था की कुल गतिविधियों को समझा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देश की आपकी जीडीपी हो गई, बेरोजगारी दर हो गया। इस प्रकार जो व्यष्टि है वो आपके छोटे छोटे भागों का अध्ययन करता है, जबकि आपका समष्टि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, उपभोग फलन क्या है और औसत उपभोग प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। आंसर, उपभोग फलन आपका आय और उपभोग के बीच संबंध को बताता है। ये बताता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अगर आपकी आय बढ़ रही है तो आप खर्च कितना कर रही हैं। इस रिलेशन को कौन बताता है? आपका उपभोग फलन। कीन्स के अनुसार व्यक्ति की आय बढ़ने पर उसका उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग में जो वृद्धि हो रही है वो आय की वृद्धि में कम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की आय पहले 10,000 थी तो वो 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन उसकी जो आय है वो बढ़ के 20,000 हो गई। तब इसका मतलब ये नहीं कि वो उपभोग भी उतना बढ़ाएगा, लेकिन आय के कंपैरिजन में कम बढ़ाएगा। फिर आपका इसमें आगे है, इसका सूत्र देख लीजिए क्या होता है। C बराबर A प्लस बी वाई, जिसमें C आपका उपभोग है, A आपका स्थिर उपभोग है, B आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, Y आपकी आय है। इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, पेपर में इसको लिख के आपको आना है। फिर आपकी इसमें जो अगली हेडिंग है वो है औसत उपभोग प्रवृत्ति, क्योंकि आपके पेपर में ये भी पूछी गई है। तो जो आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति APC है वो बताती है कि कुल आय का कितना भाग उपभोग यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च किया जा रहा है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। इसका फॉर्मूला आपका होता है कुल उपभोग बटे कुल आय, यानी कि यदि आपकी आय 1,000 है, उपभोग आपका 800 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 800 बटे 1,000। तो आपका APC कितना निकल के आएगा? 0.8। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण की व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए, राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। ये देश की आर्थिक स्थिति को मापने का महत्वपूर्ण साधन है। अंतिम वस्तु मूल्य का मतलब ये है कि जैसे दुकानदार ने आपको कपड़े दिए तो कपड़ा आपको दिया 500 रुपये का, तो वो जो 500 रुपये हैं वो आपके राष्ट्रीय आय में जोड़े जाएंगे, क्योंकि वो वस्तु का अंतिम मूल्य है।
अब उसमें ये नहीं जोड़ा जाएगा कि किसान से पहले कपास खरीदा गया 100 रुपये में, फिर वो फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री वाले के 200 रुपये उसमें लगे। इन सब से मतलब नहीं होता। दुकानदार ने कस्टमर को वो सामान कितने में दिया, यानी कि अंतिम मूल्य जो है वो आपका राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। फिर आपका इसमें देखिए आर्थिक कल्याण क्या है। आर्थिक कल्याण का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर और सुख सुविधाओं से। सामान्यतः राष्ट्रीय आय बढ़ने से लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार होता है, लेकिन केवल राष्ट्रीय आय बढ़ना ही आपका आर्थिक कल्याण का सही माप नहीं है। जब तक राष्ट्रीय आय से लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, तब तक आपका आर्थिक कल्याण नहीं कहा जाएगा। फिर आपका इसमें जो अगला पॉइंट है वो है आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व। देख लीजिए क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका आय का समान वितरण, दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जब तक नहीं सुधरेंगी, तीसरा है आपका पर्यावरण स्थिति, चौथा है रोजगार के अवसर, पांचवा है आपका जीवन की गुणवत्ता। इसलिए राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का संकेत देती है, लेकिन आर्थिक कल्याण का पूरा माप नहीं है आपका राष्ट्रीय आय। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है आईएस और एलएम वक्र क्या होता है। आंसर देखिए, आईएस और एलएम वक्र व्यापक अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि वास्तविक अर्थव्यवस्था और मौद्रिक अर्थव्यवस्था एक साथ कैसे कार्य करती है। आईएस और एलएम मॉडल का विकास किसने किया है? अर्थशास्त्री जॉन हिक्स ने किया है। ये जो आपका मॉडल है आईएस और एलएम, ये वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार के बीच संतुलन को दर्शाता है। अब ये क्वेश्चन आपका लघु में पूछा जाता है, दीर्घ में भी और अति लघु में। अति लघु में आपसे सिर्फ पूछ देगा कि आईएस वक्र क्या है, और लघु में और दीर्घ में तो ये आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे? आईएस वक्र। आईएस वक्र का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सेविंग। इसमें आगे देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग अर्थ। तो आईएस का अर्थ है आपका निवेश और बचत, जहां आपकी कुल बचत कुल निवेश के बराबर होती है। आईएस वक्र में क्या होता है? आपकी जो बचत है वो निवेश के बराबर होती है। इसमें बाजार कैसा होता है? तो ये वक्र आपका वस्तु बाजार में संतुलन को दर्शाता है। फिर आप इसमें दूसरी हेडिंग डालेंगे एलएम वक्र। एलएम वक्र का फुल फॉर्म देख लीजिए पहले क्या होता है, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अर्थ। इसमें क्या लिखेंगे? एलएम का अर्थ है तरलता, वरीयता और मुद्रा आपूर्ति, जहां जो मुद्रा की मांग है वो मुद्रा की आपूर्ति के बराबर होती है। फिर आप इसमें लिखेंगे बाजार क्या है इसका, तो ये जो इसका वक्र है वो आपका मुद्रा बाजार में संतुलन को दर्शाता है। जब आपका आईएस और एलएम वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो वह बिंदु अर्थव्यवस्था में समान संतुलन को दर्शाता है। इस बिंदु पर आपका वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों एक साथ संतुलित होते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है ब्याज के ऋण योग्य कोष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए, ऋण योग्य कोष सिद्धांत का संबंध ब्याज दर के निर्धारण से है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण ऋण योग्य कोषों की मांग और पूर्ति से होता है। जब ऋण देने के लिए उपलब्ध धन अधिक होता है तो ब्याज दर कम हो जाती है। इसके विपरीत आपकी जब ऋण की मांग अधिक होती है और धन की उपलब्धता कम होती है तो ब्याज की दर आपकी बढ़ जाती है। अब आप देखिए कि ऋण योग्य कोषों के स्रोत क्या हैं। पहला है आपका बचत, दूसरा है आपका बैंक ऋण, तीसरा है आपका नए मुद्रा निर्माण, चौथा है आपकी सरकारी बचत। इस सिद्धांत के अनुसार बाजार में ऋण की मांग और पूर्ति जहां बराबर होती है वहीं आपकी ब्याज दर निर्धारित होती है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।